अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी विक्की ने हमें कराची से भेजी है। कहानी को विक्की की जबान ही सुनते हैं। मेरा नाम विक्की है। मैं 4 बहनों का अकलौता लाडला भाई था। बहनें लाड उठाती। मेरी जरा सी तबीयत खराब होने पर अम्मा अब्बा मेरे सिरहाने बैठ जाते। अब्बा पढ़ पढ़ कर दम करते। अम्मा मेरे हाथ सहलाती। इन्हीं बातों की वजह से मैं बहुत खुशसर हो गया था। मेरा ताल्लुक कराची के इलाके लियाकताबाद से था, जहां के गली कूचे हमेशा किसी न किसी सियासी हलचल का शिकार रहते थे। मेरे अब्बा जी एक छोटे से दुकानदार थे। दिन रात मेहनत करते, बस इतना कमाते कि हमारा गुजर बसर हो सके। लेकिन मैं हमेशा बड़े ख्वाब देखता था। ये 1991 की बात है। कॉलेज पहुंचा तो माहौल यकसर मुख्तलिफ था। यहां हर दूसरा लड़का किसी न किसी सियासी जमात से जुड़ा हुआ था। रोज जलसे जुलूस, नारेबाजी, पोस्टर लगाना और मुखालफिन से झगड़े। मुझे यह सब बहुत दिलचस्प लगा। शुरू में सिर्फ दोस्तों की मोहब्बत में शामिल हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद भी एक सियासी जमात का सरगर्म कारकुन बन गया। घर वालों को खबर होने तक मैं पूरी तरह इस सियासत में धंस चुका था। अब्बा जी ने समझाया, थोड़ी डांट डपट की, लेकिन मैं कहां मानने वाला था। बल्कि अब तो मैं और शेर हो गया। वो बेचारे चुप हो गए। लेकिन फिर एक खौफनाक वाकये ने मेरी काया पलट दी। शायद वो सब ना होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। एक तरह से वो सब होना मेरे हक में अच्छा ही रहा। हमारे इम्तिहानात होने वाले थे। एक दिन जमात के एक सीनियर रुकन कामरान भाई ने मुझसे कहा, विकी, आज रात मरकजी दफ्तर आना है और रात वहीं रुकना होगा। तुमसे एक खास काम है। मुझे फख्र महसूस हुआ कि मुझे कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। मैंने घर में बता दिया था कि दोस्त इम्तिहानात की तैयारी के लिए जमा हैं, कंबाइन स्टडी करेंगे, तो मैं सुबह आऊंगा। मुकर्ररा वक्त पर मरकजी दफ्तर पहुंचा, जो एक पुरानी इमारत में कायम था। उस इमारत के बारे में महल्ले में अजीब और गरीब बातें मशहूर थी। कोई कहता यहां पुराने जमाने में किसी का कत्ल हुआ था, तो कोई कहता यहां जिन्नात का बसेरा है। दफ्तर के बिल्कुल पीछे ही एक कचरा कुंडी थी, जहां हर वक्त बदबू फैली रहती थी। लेकिन मैंने कभी इन बातों पर ध्यान ही ना दिया। दफ्तर की दीवारों पर पुराने पोस्टर्स, झंडे और नारों की तख्तियां लगी थी। एक कमरा कुंडी लगाकर बंद था। दूसरे कमरे में धीमी रोशनी थी। शायद अतराफ के माहौल की वजह से एक अजीब सी बू फैली हुई थी। कामरान भाई ने हमें अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे साथ 2 और लड़के थे, जो मुख्तलिफ कॉलेजों के नुमाइंदे थे। कामरान भाई ने एक फाइल निकाली और मेज पर रख दी। ये है 2 दिन बाद होने वाले इम्तिहानात के पर्चे। ये सुनकर मुझ समेत सभी हैरान हो गए। तुम लोगों ने ये कॉलेज में कैसे बेचने हैं, ये तुम लोग ज्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन काम ऐसा हो, इसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए। मैंने हैरत से फाइल की तरफ देखा। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए हल्की सी हिचकिचाहट पैदा हुई, लेकिन फिर मैंने खुद को मुतमईन कर लिया। हमें एक मुकर्ररा रकम बताई गई। उस दफ्तर में फोटोकॉपी मशीन मौजूद थी। शायद ये भी किसी की दुकान से उठाकर लाई गई थी। हमें रातों रात इनकी कॉपी बनाकर 2 दिन में फैला देनी थी। यह था वो काम जिसके लिए हम 3 लोग आज रात यहां रुकने वाले थे। यहां रात गुजारना अकेले बंदे के लिए तो वाकई मुश्किल था, लेकिन मेरे अलावा असगर और तैमूर, ये दोनों लड़के भी थे। यहां पर क्या काम हो रहा है पता ना चले, इसलिए सहन की लाइट बंद कर दी थी। कमरों में ऐसी कोई खिड़की ही नहीं थी जिससे रोशनी बाहर जाती।
कामरान भाई ने बाहर से ताला डाल दिया था, जिसको फजर के वक्त दूध वाले ने खोलना था। उससे उनकी सेटिंग थी और एक सेटिंग और थी जो चौकीदार से थी। अगर वो कोई भी खतरा देखेगा तो 3 बार सीटी बजा देगा और हम सहन में लगे पाइप से इस दफ्तर की छत पर चढ़ जाएंगे और फिर पीछे बनी कचरा कुंडी में कूद जाएंगे। वहां साइड पर एक बाइक खड़ी थी जिसके जरिए हम फरार हो जाते। ये सब समझाकर कामरान भाई खुद तो निकल गए। हम तीनों का ये पहला तजर्बा था। एक गैर महसूस सा खौफ था जो हम पर तारी था। मैं भी पहली बार इस तरह से घर से दूर, वो भी एक मुजरमाना काम के लिए। रात का पहला पहर खामोशी से गुजरा। हम काम में लगे रहे। पहले आपस में सरसरी सी बात होती रही। असगर वॉशरूम चला गया। अब तक वो 3 बार तो वॉशरूम गया था, शायद टेंशन की वजह से। एक तो यहां का वॉशरूम भी बाहर सहन में था और सहन अंधेरे में डूबा हुआ था। सच बात तो ये थी, ये जगह बहुत ही अजीब थी। मैंने कागजों के पलंदे को स्टेपल करते तैमूर से कहा, बहुत देर हो गई है। असगर आया नहीं। वो भी उलझन में पड़ गया था। असगर को गए काफी वक्त हो चुका था, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया। हम दोनों ने एक दूसरे को खामोश नजरों से देखा। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं, शायद तबीयत खराब हो गई हो। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता सहन की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी नम सी हवा ने हमारा इस्तकबाल किया। अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। वॉशरूम सहन के आखिरी कोने में था, जहां रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। मैंने माचिस जलाई और रोशनी में देखा दरवाजा आधा खुला था। असगर, मैंने आहिस्ता से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। तैमूर ने लरजती आवाज में कहा, यार अंदर देखो, कहीं वो बेहोश न हो गया हो। मैंने दरवाजा और धकेला। चरचराती आवाज के साथ वो पूरी तरह खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। माचिस की मध्यम रोशनी में फर्श पर पानी के निशानात दिखाई दिए, लेकिन असगर वहां नहीं था। कहां गया ये? बाहर निकल कर गया होता तो हमें जरूर नजर आता। तैमूर के लहजे में घबराहट थी। मैंने सहन के चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवार के साथ पुराना सामान और टूटे हुए दरवाजों का ढेर पड़ा था। वहां हवा के झोंकों से कभी कभी कुछ हरकत करता, मगर इस वक्त वहां बिल्कुल खामोशी थी। असगर, मजाक मत कर यार, वापस आ जाओ, मैंने जोर से कहा, मगर कोई जवाब नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर लौट गया हो? तैमूर ने आहिस्ता से बोला। मैं भी सोच में पड़ गया। कमरे से निकले हमें बमुश्किल चंद मिनट ही हुए होंगे जब अचानक अंदर रखे कागजों में जोरदार सरसराहट हुई, जैसे किसी ने जोर से उन्हें बिखेर दिया हो। हम दोनों चौंक कर मुड़े। ये कैसे गिरा? तैमूर की आवाज हलक में ही फंस गई। मैंने डरते हुए अंदर झांका। मेज पर रखी फाइलें बिखरी हुई थी। वो ऐसे नहीं बिखर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें नीचे फेंका हो, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अभी हम इधर उधर देख ही रहे थे कि मुझे लगा उस बराबर वाले बंद कमरे में कुछ खटका सा हुआ है। शायद असगर इस कमरे में है। ये कहकर मैं आगे बढ़ा। मैंने हिम्मत की और इस कमरे का दरवाजा खोल दिया। तैमूर बोला भी, विकी, जब दरवाजा बाहर से बंद है तो असगर अंदर कैसे जा सकता है? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई है। अंदर हर तरफ पुरानी फाइलें, कुर्सियां और जाले ही जाले थे। मैंने माचिस जलाई, लेकिन वहां कुछ भी नजर ना आया। मैंने माचिस की रोशनी में कमरे के एक कोने से लेकर जायजा लेता जब दूसरे कोने में पहुंचा तो मुझे और तैमूर को तो इस कमरे में कुछ नजर ना आया। हम पलटकर बाहर निकल आए।
दरवाजा बंद करते हुए फिर अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। दरवाजा बंद करते हुए फिर अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई, जिससे हम दोनों ही उछल गए। लेकिन अब की बार बजाय देखने के मैंने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। सवाल यह था कि असगर गया तो कहां गया। उसी लम्हे सहन की दूसरी तरफ अंधेरे में किसी चीज ने हरकत की। तैमूर देखो, शायद असगर वहां पड़ा है। हम दोनों भागकर उस तरफ गए। वाकई असगर उस तरफ गिरा पड़ा था। वो उस पाइप के पास पड़ा था जिससे चढ़कर हमने छत पर पहुंचना था। उसको उठाकर हम कमरे में ले आए, पानी छिड़का, पानी पिलाया। वो अपने हवासों में नहीं लग रहा था। उस पर शदीद कपकपी तारी थी। हमारी समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। उसको इस हालत में हम कैसे बाहर ले जा सकते थे। मुझे इस वक्त अपने अब्बा जी याद आ गए। कैसे वो मुझ पर पढ़ पढ़कर दम करते थे। अम्मा हथेलियां सहलाती थी। मैंने तैमूर से कहा, इसके हाथ सहलाओ। जो सूरतें मुझे आती थी उस पर पढ़ पढ़कर दम करना शुरू कर दिया, और जैसे उसको आराम आता गया। 5 से 10 मिनट में वो कुछ बेहतर हुआ, लेकिन अभी भी वो फटी फटी आंखों से बार बार इर्द गिर्द देख रहा था, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। असगर, होश में आओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? असगर ने लरसती आवाज में कहा, यहां कोई है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। कौन? मैंने और तैमूर ने एक साथ पूछा। असगर का जिस्म अब भी हल्के हल्के कांप रहा था। वो बमुश्किल बोला, वो वॉशरूम में गया था। जैसे ही दरवाजा बंद किया उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा। वो बताते बताते रुक गया, जैसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो। तैमूर ने बेचैनी से पूछा, क्या देखा असगर? असगर ने अपने खुश्क होते होठों पर जबान फेरी और बोला, आईने में मैंने अपनी ही शक्ल देखी, लेकिन वो मैं नहीं था। उसकी आंखें वो काली थी, बिल्कुल स्याह, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। वो मुस्कुरा रहा था। ये सुनते ही हमारे जिस्मों में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। असगर ने हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और सिसकने लगा। फिर उसने बताया, मैं पीछे हटा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कुंडी खोली किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया। मैं चिल्ला भी ना सका। फिर क्या हुआ? मैंने धड़कते दिल से पूछा। असगर सर झुकाकर धीमे लहजे में बोल रहा था। वो अभी भी कांप रहा था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। मैं जमीन पर गिर गया। फिर कुछ नजर ना आया, बस अंधेरा था। और फिर जब होश आया तो मैं सहन में पड़ा था। हम तीनों खामोश हो गए। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। तैमूर ने घबरा कर कहा, यार हमें यहां से निकल जाना चाहिए, सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकते। मैंने भी इस्बात में सर हिलाया, लेकिन एक मसला था, निकलने को वो इमरजेंसी वाला ही रास्ता था। असगर के हाथ अब भी कपकपा रहे थे। मैंने उसे पानी पिलाया और बोला, हम इसी रास्ते से जाएंगे जो कामरान भाई ने हमें इमरजेंसी के लिए बताया था। बस तुम खुद को संभालो। जितने पेपर्स तैयार हुए थे मैंने और तैमूर ने वो समेटे, उनको अपने बैग्स में डाल लिया। मैंने असगर को सहारा दिया। वो अभी तक कमजोर लग रहा था, लेकिन किसी न किसी तरह चलने के काबिल था। हमने डरते डरते सहन में कदम रखा। बाहर वाले कमरे से फिर कुछ आवाज आई। तैमूर और असगर तो डर कर पीछे हट गए, लेकिन मैंने हिम्मत रखी। उस वक्त भी मुझे अपने अब्बा जी याद आए। एक दफा बचपन में जब मैं और मेरी बहन बेला ने अपनी गली के नीम के दरख्त पर कुछ देख लिया था, हम बहुत डर गए। तब अब्बा जी ने हमें
اس وقت میں کیا پڑھنا چاہیے سکھایا تھا، جو آج مجھے یاد آ گیا۔ اس دن میں نے ایک چیز اور سمجھی، اپنی اولاد کو اچھی تربیت، اچھی بات، اچھا عمل ضرور سکھائیں۔ وہ کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں ان کے کام ضرور آتا ہے، جیسے آج میرے آیا۔ میں پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ زیر لب ان آیات کو پڑھتے آگے بڑھا۔ مجھے دیکھ کر اصغر اور تیمور بھی ہمت کر کے آگے آئے، میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اندھیرے صحن میں ہمیں اس پائپ تک پہنچنا تھا۔ وہ چھوٹا سا فاصلہ اس پل ہمارے لیے بہت زیادہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم پائپ کے قریب پہنچ پاتے کہ اچانک خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز گونجی۔ یہ چوکیدار کی سیٹی کی آواز تھی، ایک سرگوشی جیسی، مگر بہت قریب سے، اور پھر ایک بار نہیں 3 بار بجی۔ بھاگو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یعنی کہ باہر چھاپا پڑ چکا ہے۔ میرے یہ کہتے ہی ہم تینوں تیزی سے بھاگ کر اس پائپ تک پہنچے، لیکن اس پائپ پر چڑھنا آسان نہیں تھا۔ ایک تو پہلے ہی ہیبت کا شکار تھے، اور اب اس نئے خوف نے حواس سلب کر لیے تھے۔ میرے نمازی ابا جی تھانے کے چکر کاٹتے، ان کے لیے تو یہ مر جانے کے برابر تھا کہ ان کے بیٹے کو پولیس پکڑ کر لے جائے۔ بس یہ خیال آتے ہی مجھ میں بجلی بھر گئی۔ میں نے بیگ پھینکا، اس پائپ کو پکڑ کر چڑھ گیا۔ مجھے دیکھ کر تیمور نے بھی ہمت کی۔ ہمیں اپنا سامان چھوڑنا پڑا۔ ہم کوئی ماہر تو نہیں تھے کہ ہم اس وزن کو سنبھالتے، اوپر چڑھ جاتے۔ اس وقت ہمیں جان بچانی تھی۔ پھر تیمور بھی اوپر پہنچ گیا، اب صرف اصغر رہ گیا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ اس کی حالت ایسی نہیں ہے۔ ہم اس کو اشارے کر رہے تھے کہ ہمت کرو، اوپر آؤ۔ اب ہمیں بیرونی دروازے پر کچھ سرگرمی اور ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ ہمارے پاس وقت کم تھا کہ اچانک واش روم کا دروازہ جو ہم بند کر کے آئے تھے، ایک بھیانک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ ہم تینوں ساکت ہو گئے۔ اصغر کی سانسیں پھر سے تیز ہو گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس طرف دیکھنے لگا۔ تیمور نے میرے بازو کو زور سے پکڑ لیا۔ اصغر وہاں نہیں دیکھو، اوپر آؤ۔ میں اس کو آہستہ آہستہ آواز لگانے لگا، لیکن اصغر وہی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ باہر کا دروازہ ہلایا جا رہا تھا، شاید تالا توڑنے کی کوشش تھی۔ تیمور نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ وکی چلو، ورنہ ہم بھی مارے جائیں گے۔ میں اس کے ساتھ کھینچتا ہوا چلا گیا، لیکن میں گردن موڑے صحن میں پڑے اصغر کو آخر وقت تک دیکھتا رہا۔ کنارے پر پہنچ کر تیمور تو فوراً چھلانگ لگا کر کود گیا۔ میں کشمکش میں تھا۔ وکی جلدی آؤ، تیمور نے آواز لگائی۔ میں خود کو سنبھال کر پیچھے کی طرف بنی اس کچرا کنڈی میں کود گیا۔ ہم نے سانس بھی نہ لی، سیدھا دیوار کے ساتھ لگے بائک کی طرف بھاگے۔ تیمور نے بائک سٹارٹ کی اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ وہ بیگ، وہ پرچے اور اصغر، وہ بھی وہیں رہ گیا۔ جب ہم گلی سے باہر آئے تو میں نے آخری بار اس پرانی عمارت کی طرف دیکھا۔ ہماری بائک نے گلی کا موڑ لیا اور وہ منظر نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کچھ بہت غلط ہو گیا ہے۔ تیمور مجھے میرے گھر چھوڑ گیا۔ میں اپنے گھر بحفاظت پہنچ گیا تھا۔ ایک دن تک تو میں اپنے گھر سے نکلا ہی نہیں۔ پھر دوسرے دن اخبار میں چھپی خبر نے ہوش اڑا دیے۔ مرکزی دفتر سے کارکن کی لاش امتحانی پرچوں کے ساتھ ملی۔ کارکن کی موت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ اس خبر کو پڑھ کر ایسا لگا جیسے میرے اوپر سے ٹرین گزر گئی ہو۔ آج اتنے سالوں بعد آپ کو بتاتے ہوئے بھی وہی دکھ اور صدمے کی کیفیات ہے۔ میں نے اس کے بعد سیاست چھوڑ دی، جو کہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ میں بہاول نگر نانی کے پاس آ گیا اور پھر یہیں سے دبئی اپنے ماموں کے پاس چلا گیا۔
کچھ عرصے ان لوگوں نے مجھے ڈھونڈا، لیکن میرے ابا جی نے معاملات سنبھال ہی لیے۔ اب تو کئی سال ہو گئے میرے دبئی جانے سے میری زندگی سنور گئی، یا یوں کہہ لیں اس خوفناک رات کے بعد میں سنبھل گیا۔ بہنوں کی شادی ہو گئی، میں نے بھی یہی شادی کر لی۔ اماں اور ابا جی کو اپنے پاس بلایا اور ان کو حج بھی کروایا۔ مجھے زندگی میں بہت کچھ ملا۔ وہ ایک خوفناک رات آج بھی میرے اعصاب پر بھاری ہے، جس میں اصغر کی جان چلی گئی، جو کہ میری طرح جوان تھا۔ میں نے اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھا ہے، اور آپ سننے والوں سے بھی گزارش ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔